कैसा क्लास का? नहीं, वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हफ्ते में 2 क्लास रहेगी, संडे और एक वर्किंग डे, बस 2 क्लास आएगा। 2 क्लास हफ्ते, मतलब महीने में 8 क्लास या 7 एवरेज मान लो, क्योंकि बीच में त्योहार व्योहार। तो पूरे साल में कितने मिले? 8 महीने का कैरिकुलम कितना? हाँ, बस 56 क्लासेस लगभग, ऐसा कुछ। 56 की जगह 60 क्लास में पूरा निपटाना है। वो नहीं यार, 9 10 तुम्हारा बेकार है तो रहने दो, जिसका ठीक ठाक हो वही पढ़े। कहाँ गया बार बार देख भाई। अगर यहां पढ़ के उसको 9 10 में दिक्कत हो रही है तो यहां पढ़ना बेकार है, वैसे ही उसको नहीं पढ़ना चाहिए। यहां पढ़ के 9 10 में फायदा मिल रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है। टॉपिक वही है, तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलेगा। वैसे इस पे भी मैं विचार करूंगा कि 9 10 को भी उसी में शामिल किया जाए, उसके कैरिकुलम को शामिल किया जाए। चलो, ये आइडिया अच्छा है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कराया जाए तो उसका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये बात हम लोगों ने अरे सुनो, रिकॉर्डिंग चालू है? कब से? अभी ना? ठीक। ऑडियो आ रहा है? ठीक। ये अगर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इस प्लेन में छोड़ दें तो उसका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हेलिकल कहाँ गया है? ओके, ये देखिए जरा, एक चार्ज को इधर ऐसे मूव कराएं या ऐसे मूव कराएं तो ये कितने एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? 90। अरे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो इसका मोशन कैसा होने वाला है? सर्कुलर। ये व्यू बदल गया है। अभी तक मैं व्यू क्या नीचे कैमरा लगा के दिखाता तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दिखाती थी, अब मैं साइड से देख रहा हूं, इसका मोशन कैसा होने वाला है? सर्कुलर। ये साइड से मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मुझे हेलिकल समझाना है। तो 90 डिग्री पर है सर्कुलर मोशन होता है। अभी देखो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो बदल दिया है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस बार जो एंगल है वो एंगल ये है, ये वो एंगल देखो, ये कुछ थीटा है और ये थीटा 90 से थोड़ा सा कम है। तो हम इस स्पीड के 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, एक Vx और एक Vy। पता है कौन से कंपोनेंट की वजह से फोर्स नहीं लगना चाहिए? Vy। तुम्हें याद है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगता है। और कौन से कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगना चाहिए? यानी अगर Vx अकेला होता तो इसका मोशन सर्कुलर होता, Vy अकेला होता तो ये यूनिफॉर्म मोशन से चलता जाता। ग्रेविटी का इफेक्ट मैं इग्नोर कर रहा हूं। क्या ये बात सबको कन्विंस है इस बात से कि Vx अकेला होता तो ये और Vy अकेला होता तो, और दोनों है तो दोनों काम होंगे। यानी ये सर्कुलर में घूमता घूमता वाई में ऊपर कवरेज करेगा यूनिफॉर्म मोशन से। ये तो इसी मोशन को मैं क्या कह रहा हूं? हेलिकल। यानी ये वाई में धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है और एक्स वाले कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन करता जा रहा है। इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? हेलिकल मोशन, है ना? तो हम लोगों ने यार केस 1 किया था, वहीं कॉपी पे यार उसी जगह पे जाके नोट करो। अच्छी बात यह है कि इसमें तुम लोग अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे है कि नहीं है? जगह छोड़ी गई है और पीछे, और पीछे चार्ज के मोशन में और पहले टॉर्क से भी पहले। हाँ बस यही यही। हाँ, ये हेलिकल मोशन का एक अलग से है। ये कौन सा पेज नंबर है? 6 नंबर, 6 नंबर पेज पे। ठीक है, तो यार इस हेलिकल मोशन में हम क्या बातें करेंगे? पहली बात तो थीटा 90 डिग्री नहीं है,
तो मोशन विल बी हेलिकल। ये बात हमें समझ में आना चाहिए, हेलिकल क्यों होगा। Vx यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर मोशन क्रिएट कराएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक पैरेलल कंपोनेंट है, तो ये रीजन, ये कंपोनेंट है ना, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, और ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और दोनों मोशन को कंबाइंड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, हेलिकल मोशन। तो यहां डिस्कशन का मुद्दा क्या होगा, हम क्या जानना चाहते हैं इसमें। इसी में चलेगा अभी 15-20 मिनट, रुक तो नहीं रहा, हैंग तो नहीं हो रहा, ठीक। जनता बताए मैं क्या बातें करना चाहूंगा इस मोशन में। क्या बताओ, ये सर्किल है, भले हेलिकल है, लेकिन ये स्प्रिंग जैसा मोशन है यार, जैसे स्प्रिंग का रास्ता होता है, हेलिक्स बोलते हैं उस पाथ को। क्या उसका रेडियस है कि नहीं है, रेडियस है। और दूसरी बात, हर सर्किल पूरा करने के बाद ये अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, उसको बोलते हैं पिच। ये दो डिस्कशन के मुद्दे हैं, पिच और रेडियस। तो यार रेडियस का फॉर्मूला, मैं सीधे रेडियस को फॉर्मूले से लिंक करने वाला हूं। तुमने क्या फॉर्मूला देखा है रेडियस का, mv/qb। तो क्या ये v परपेंडिकुलर होता था कि नहीं, अरे वेलोसिटी परपेंडिकुलर देना पड़ती थी। यहां परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है यार, देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल दिया है मैंने। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। तो मुझे कौन सा कंपोनेंट सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, v sin थीटा। तो यहां पे आ जाएगा m v sin थीटा बाई qb। तो रेडियस का फॉर्मूला अपडेट होके ये आ गया है, और क्यों आ गया है वजह सबको समझ आ रही है, कोई दिक्कत है। अब यार रेडियस का आ गया है तो फिर से वही बात है, रेडियस आ गया है तो ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सबके आ जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल टाइम पीरियड की बात कर लेता हूं, आ तो सब कुछ जाएगा। बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2πm/qb। पता है किस पैरामीटर में बदलाव आया है यहां पर, क्या इसका मास बदल गया है, क्यू बदल गया है, बी बदल गया है, नहीं। जब सब कुछ सेम है तो यहां टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कोई अंतर, यानी एक सर्किल पहले भी उतनी ही देर में पूरा होता था, अभी भी, बस सर्किल का थोड़ा सा मीनिंग बदल गया है। पहले सर्किल घूम के वहीं मिलता था, अब थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है। क्या जनता समझ पा रही, टाइम पीरियड आ गया, सर्कुलर मोशन आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अगली चीज हम लोग बात करने वाले पिच। ये पिच क्या है, तुम्हें याद है यार जब हमने स्क्रू गेज पढ़ा था तो पिच क्या होता था, वो जो थ्रेड्स होते थे उनके बीच का गैप। तो यहां पर क्या इसी तरह के थ्रेड नुमा पाथ में वो चल रहा है, तो जिस पॉइंट से चलना शुरू किया और एक सर्किल के बाद जितना ऊपर आ गया वो गैप, यानी वाई के अलोंग जो गैप क्रिएट हुआ है, उसी गैप का नाम क्या है, पिच। यानी किन्हीं भी दो सर्किल के बीच में ये जो गैप है, इसी को क्या बोल रहे हैं, पिच। पिच को कवर कराने वाला कौन सा कंपोनेंट है, किसकी वजह से पिच आ रहा है, वी, और कितने टाइम में आ रहा है यार, एक टाइम पीरियड ऑफ सर्किल में आ रहा है कि नहीं, कोई और इफेक्ट नहीं है, वाई के लॉन्ग मोशन है यूनिफॉर्म। तो क्या बताओ, एस वाई लाना है हमें कितनी देर में, इन टी टाइम। अरे एक टाइम पीरियड में जो एस वाई होगा वही पिच है ना, यूनिफॉर्म मोशन है तो एस वाई होगा वी वाई इंटू टी। वी वाई तुम बताओ क्या होगा यार, वी कॉस थीटा, और टी क्या है, तो क्या यार ये फॉर्मूले रटने के बजाय ऐसे लिंक करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, ये बहुत रिपीट होने वाली चीजें नहीं, इसलिए। क्या जनता समझ पा रही है, कोई दिक्कत है। अच्छा मैंने यहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लिया है, सोचो कि इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो किस कंपोनेंट का डिस्कशन में फर्क पड़ जाता, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बता रहा, पहला पिच अगला पिच अगला पिच एक जैसा नहीं होता, फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते, बिल्कुल पहला पिच ज्यादा होता, अगला पिच कम होता, फिर एक जगह पिच खत्म हो जाता, फिर लौटना शुरू कर देता। नहीं, अगर कोई कहते अचानक से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, ग्रेविटी है ही नहीं,
बताओ तब क्या होता? तब एक्सलेट करता, तो पहला पिच जितना होता अगला पिच इस तरह के बदलाव हम इमेजिन कर सकते हैं। इनको लेके मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए? क्या बात क्लियर है? हेलिकल मोशन क्लियर है? वापस आ जाते हैं, ये छूटा हुआ टॉपिक था, हटा दें। तो दो टॉपिक मैंने कहा था वो हैं जिनमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी मूविंग चार्ज पर या करंट कैरिंग वायर पे या करंट कैरिंग कॉइल पे क्या असर होता है। तो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है, करंट कैरिंग पे फोर्स लगता है, और कॉइल पे टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता है। तो हम लोगों ने यार फोर्स वाला टॉपिक देख लिया जिसमें मूविंग चार्ज और वायर पे फोर्स की बातें करी। फिर अगला टॉपिक हमने क्या देखा? एक कॉइल पे टॉर्क, है ना, किसके प्रेजेंस में? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से। वहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन होता था, लेकिन अब हम क्या बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स है परमानेंट मैग्नेटिज्म और दूसरा है करंट कैरिंग। तो इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं? करंट कैरिंग सोर्स, है ना। यानी करंट कैरिंग सोर्स, कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास मैग्नेटिज्म होता है। यानी ये वायर यहां आया है, जब ये लाइट जलेगी तो करंट फ्लो होगा, तो इसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिज्म, बहुत वीक मैग्नेटिज्म होगा। लेकिन अगर करंट बहुत हैवी होगा तो मैग्नेटिज्म भी बहुत हैवी होगा। हर वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिज्म। क्या जनता समझ पा रही? तो इसके लिए मैथमेटिकल बात सबसे पहले किसने बताई? बायो-सैवर्ट। इसका टी साइलेंट है, और साइलेंट भी बोला जाता है थोड़ा गंदे तरीके से, बायो-सैवर्ट। वो लोग बोलते हैं ना ऐसे, बायो-सैवर्ट, तो वो टी अंदर से निकलता है, वो वाला है बायो-सैवर्ट, टी साइलेंट। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। तो बायो-सैवर्ट ने अपना लॉ दिया कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पे। ऑब्जर्वेशन समझेंगे तो शायद तुम्हें थोड़ा सा लॉ महसूस होगा। उसने देखा है कि एक छोटा सा वायर सेगमेंट आई का करंट कैरिंग वायर सेगमेंट लिया जाए, तो उस करंट कैरिंग वायर सेगमेंट की ठीक उसकी लाइन में अगर कोई पॉइंट लेते हो तो इस करंट की वजह से पी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है। यानी वायर की लाइन में उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं होता है। ये बात पहली ऑब्जर्व करी। अलोंग द वायर सेगमेंट जीरो होगा, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो। अब छोटे का नहीं है तो बड़े का भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक वायर सेगमेंट हमने ऐसा लिया है और उसकी लाइन से हट के यहां कहीं हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना, और सबसे ज्यादा आएगी। सबसे ज्यादा से मेरा मतलब है कि अगर तुम कोई थीटे एंगल पे वही दूरी ले लो, थीटा एंगल पे वही दूरी ले लो, यहां पर पी पॉइंट बना दो, ये भी उतनी दूरी ये भी दूरी पे, लेकिन दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी नहीं होगी। बात क्लियर है? और ये जस्टिफाइड भी है। क्यों? 0 डिग्री पे बिल्कुल नहीं है, तो थीटा डिग्री पे थोड़ी होगी और 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा होगी, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया। बात क्लियर है? अब उसने यार मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाने के लिए, मैं इस जनरल वाली बात को दिखा रहा हूं, ये जनरल पॉइंट है P, और मैं इस वायर सेगमेंट के दो कंपोनेंट कर रहा हूं। तुम कहोगे यार वायर सेगमेंट के कौन कंपोनेंट करता है? तो मैं कर रहा हूं यार, एक ये है और एक ये है ना। ये डीएल लेंथ का एक वायर सेगमेंट था जिसके दो कंपोनेंट किए हैं। एक डीएल कॉस थीटा है, ये क्या है? डीएल कॉस थीटा है। और एक वायर सेगमेंट ऐसा बना है, ये क्या है? डीएल साइन थीटा। क्या जनता देख पा रही है? अगर ये व्हाइट वाला डीएल लेंथ का था तो एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस थीटा। और दूसरा क्या आएगा? और मैं तुमसे पूछूं इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? डीएल कॉस थीटा की वजह से या डीएल साइन थीटा की वजह से? क्या जनता समझ पा रही है? उसका ऑब्जर्वेशन क्या था? उसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि
अलोंग द लाइन ऑफ वायर सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है, परपेंडिकुलर की वजह से आती है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएल साइन थीटा। क्या बात क्लियर है? चलो अभी ये बात इतनी मैं समझ पाया हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से होता है? डीएल साइन थीटा की वजह से। ये बात सबको हजम हो रही? ठीक है। इसके अलावा क्या बताओ, दूरी बढ़ने के साथ साथ दुनिया की हर फील्ड जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं उसका बेसिक हमेशा एक जैसा रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक, चाहे मैग्नेटिक, चाहे ग्रेविटेशन। वो किसको फॉलो करती? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। यानी आर के साथ उसका रिलेशन कैसा आने वाला है? 1/r²। क्या बता यार, मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट का होना जरूरी है कि नहीं है? तो सीधी सी बात, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, उसके साथ सीधी प्रोपोर्शनलिटी है। इन सब चीजों को शामिल करके बायो सेवर्ट ने अपना फॉर्मूला बताया क्या, कि एक छोटा सा वायर सेगमेंट ऐसा, ये छोटा सा डीएल लेंथ का वायर सेगमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड देता है डीबी, वो होती है आई डीएल साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, और आर स्क्वायर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल, और इक्वालिटी लाने के लिए क्या आया? कांस्टेंट आया। ये बायो सेवर्ट का फॉर्मूला है। बात क्लियर है? आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये अगले पेज पे लिखा है क्या? ओके, अगले पेज पे लिखा है। अच्छा यार, ये जो कांस्टेंट है μ0/4 इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 दे रखी है, यूनिट निकल आएगी। ये किसने बताया यार? बायो सेवर्ट ने। क्या इतनी बात सबको हजम हो रही है? अगले पेज पे लिखा हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं है। इन ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये लॉ बनाया गया। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड के ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, डायरेक्शन कहाँ आएगी? डायरेक्शन कहाँ आएगी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन मैं किस हैंड का यूज करने वाला हूं? राइट हैंड। एज ऑलवेज मैंने फिजिक्स के सारे रूल राइट हैंड से बताए हैं, और राइट हैंड रूल लगाने के लिए पेन छोड़ना पड़ता है। ठीक है, चलो रूल क्या है कि हमें यार जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन देखना है और जिस वायर की वजह से, उस वायर पे करंट के लॉन्ग अपना अंगूठा ऐसे वायर पे ऐसे टिका लो, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां जाके डस लो। डसना आता है? करंट और जिस पॉइंट पे चाहिए वहां डस लो, जो डसने की जो डायरेक्शन आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। बात क्लियर है? जहर नहीं छोड़ना डसते समय मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यार इस पॉइंट पे अंदर आएगा, इधर कोई पॉइंट होता तो, यार इधर कोई पॉइंट होता तो ऐसे डसो, तुमको डसना भी सिखाना पड़े। इधर आएगा। तुम लोग सास बहू वाले सीरियल नहीं देखते क्या? करंट इधर है तो कहां आएगा? लेफ्ट। इधर कोई पॉइंट होता तो बाहर आएगा। तो कुल मिलाकर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आना है वहां जाके डसना है। बात समझ गया? ये सब सिखाना पड़ता है। वैसे तो कंधा है पर धंधा है ये। नोट कर लिया भाई लोग? अभी डसना सिखा रहा हूं तो ये अच्छा काम तो नहीं है। कोई दिक्कत है यार इस डिस्कशन में? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वो फॉर्मूला है, डायरेक्शन का ये फॉर्मूला है। और हम हमेशा जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो उसका ऐसा फॉर्मूला जरूर बनाते हैं जिससे उसकी डायरेक्शन भी उसमें शामिल हो जाए, है ना? डायरेक्शन भी उसमें शामिल हो जाए। तो डीवी को लेके इसका वेक्टर लुक फॉर्मूला, ओके, स्केलर लुक मैं यहां पे लिख चुका हूं। कितना आया है? ये आया है, ओके, ये फॉर्मूला आया है स्केलर वाला, ये स्केलर वाला है। ठीक है, ये वेक्टर वाला है। एक मिनट, ये वेक्टर वाला लाने से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तुम कहोगे कि ये क्यों कर रहे हैं? अभी बताऊंगा यार। ये इसलिए कर रहे हैं कि
बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए सामने क्रॉस आना चाहिए। क्रॉस करोगे तो दो वेक्टर क्वांटिटी का करोगे, स्केलर का थोड़ी कर दोगे, करंट का थोड़ी कर दोगे। तो एक वेक्टर क्वांटिटी तो नजर आ रही है डीएल, डीएल को वेक्टर बोला था अभी मैंने। दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, तो हमने जबरदस्ती किसको सामने ला दिया, आर को। तो नीचे बन गया आर क्यूब, ऊपर बन गया आर डीएल साइन थीटा। क्या बन गया, आर डीएल साइन थीटा। क्या मैं कह सकता हूं यार कि जो थीटा है वो डीएल लेंथ, ये छोटा सा डीएल लेंथ और आर के बीच का एंगल है कि नहीं है। फिजिक्स में जब जब ए बी साइन थीटा टाइप का लुक आए, ए बी साइन थीटा, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, थीटा उनके बीच का एंगल है, ऐसा लुक आए तो उसको हम क्या लिख देते हैं, ए क्रॉस बी, ताकि हमें सामने वाले की डायरेक्शन भी मिलने लगे। तो हमने इसको लिखा है डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर ही जस्टिफाई कर रहा है डसने वाले रूल को। आर क्रॉस डीएल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जरा मैं एक बार बता दूं कैसे। क्या बताओ यार, करंट इधर जा रहा है, पहले तो डसने वाला रूल लगाते हैं। करंट इधर जा रहा है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाने का इजी रूल है। क्या क्रॉस वाला रूल तो हमेशा काम करता है। मैं बता दूं यार, जितने भी अब तक हमने ये रूल बनाए हैं, हमें किसी रूल की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें क्रॉस समझ में आता है, क्योंकि हर चीज को जिससे क्रॉस से डिफाइंड किया गया है उसके लिए क्रॉस वाला रूल तो काम करेगा ही। तो बता यार, क्रॉस का रूल क्या होता है, पहले वेक्टर से हवा करते हुए दूसरे की तरफ जाओ तो जो रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, बी की। क्या बी की डायरेक्शन अंदर आ रही कि नहीं, बात समझ रहे हैं। किससे किसका क्रॉस करने पे डायरेक्शन मिल रही है, डीएल क्रॉस आर करने पे। आर क्रॉस डीएल करने पे सही डायरेक्शन नहीं मिलती। तो जो ऑब्जर्वेशन नेचर में पाया गया उसके आधार पे मैथ लिखी गई। सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती तो आज फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे होते, आर क्रॉस डीएल। जैसा नेचर में पाया गया उसके आधार पे मैथ्स बनी है, या मैथ्स के आधार पे नेचर ने अपने आप को अपडेट किया है। क्या लगता है भाई, नेचर तो कब से है, जमाने से है, मैथ्स तो अभी आई है 200-300 साल से। तो सब कुछ नेचर के हिसाब से मैथ्स को बनाया गया है। यानी ये फॉर्मूला डीएल क्रॉस आर इसलिए है क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया। नोटो, अच्छा ये सब पहले से नोट किया हुआ है। तो साइंटिस्ट बहुत कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं और जहरीली बातें बता के चले जाते हैं ताकि सारे लोग अपना मरे जाके। भाई जहर छोड़ दिया है, अब क्या है, सबको थोड़ा थोड़ा पॉइजन लेना पड़ेगा। यस, तो ये साइंटिस्ट बहुत प्योर पॉइजन टाइप की चीजें बोलते हैं, मतलब वो कम बोलते हैं, उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो एक छोटी सी लेंथ के लिए देके चला गया, बड़ी लेंथ होगी तो खुद निकालो, मैथ्स तो सिखा गया न्यूटन। बस में रह, यानी जब हमें कंट्रीब्यूशन किसी की वजह से पता हो और बड़े स्ट्रक्चर का निकालना हो तो इंटीग्रेशन करके हम आंसर निकालेंगे। इसका मतलब अब हम इस छोटी से लेंथ वाले कॉन्सेप्ट, बायो-सेवर्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके डिफरेंट शेप के मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग कैलकुलस। बस में रह, अच्छा ज्यादा बोले भी क्यों, न्यूटन इतना बोल के चला गया था, किसी के पास कुछ बोलने को रह ही नहीं गया था। अगर ये सबके फॉर्मूले अलग अलग देता, सर्किल का अलग, लाइन का अलग, ये सब अलग अलग देता तो उसकी बात में वजन ही नहीं रह जाता। नहीं, तो उसने यार ऐसी बात बताई जिससे सबका, ये साइंटिस्ट लोग वही बोलते हैं, मैं कहता हूं ना 1 से 4, 4 से 12, 12 से, तो वो एक बात बोलते हैं जिससे सारी बातें निकलती हैं। लॉ उन्हीं चीजों में से होता है। बात समझ रहे हैं, कम बात में ज्यादा बातें। क्या जनता समझ पा रही है यार, बायो-सेवर्ट ने क्या छोड़ा है, एक रूल छोड़ा है जिससे अब हमें बाकी सब स्ट्रक्चर के मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कूलॉम्स लॉ से हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझी, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने सारे स्ट्रक्चर की फील्ड खुद निकाली ना यार। भले डेरिवेशन छोड़ दिए लेकिन करा तो, पता है किसी ने तो डेरिवेशन किया ही है। खैर, तो यहां पे भी यार हम लोग डेरिवेशन उतने ही करेंगे जितने बेहद आसान है, ताकि हमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी मिल जाए और हम थोड़े बहुत इधर उधर के वेरिएशन समझ पाए, फॉर्मूले दिमाग में रख पाए। तो बहुत ज्यादा हम इंटीग्रेशन की बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एक सर्किल की वजह से। अच्छा, इसमें यार मैथ्स लगाना इतनी आसान है नहीं, इसलिए हम बहुत जनरल पोजीशंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, बहुत पर्टिकुलर पोजीशन के लिए पढ़ेंगे जहां मैथ्स लगाना आसान है। ये भी एक बात है कि हम लोग जबरदस्ती मैथ्स मुझे मार जैसी बातें नहीं करते फिजिक्स में। जहां मैथ्स इजी होती बस वही वही बात करके चुपचाप निकल लेते। कल को कोई कहे कि सर इधर की बात क्यों नहीं की, तो उसका एक ही जवाब है, मैथ्स बहुत मुश्किल है इसलिए नहीं करी। करना तो इधर भी चाहिए था। ये सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत आते थे कि ये तो यार
पक्षपात हो गया, बस सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल के छोड़ गए, इधर इधर का कोई ध्यान ही नहीं है। फिर जवाब मिला कि जरा चेक करके देखते, पता चला हो नहीं रहा है, इसलिए जो है नहीं पढ़ते हैं। जवाब क्लियर है? हम लोगों को बस उसी पॉइंट की बात करना है जिसके लिए आसान है मैथ्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ के लिए पढ़ने वाले हैं हम लोग सर्किल में? सेंटर की वजह से। तो यार सेंटर की वजह से, सॉरी, इस लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हमें पता करना है। और जब भी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन पहले देखेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर सबका कंट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ये कुछ पैटर्न है जो पहले हमने डेवलप किए। तो यार थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा करंट कैरिंग सेगमेंट ये है और उसका कंट्रीब्यूशन डीबी हम देखने वाले हैं इस डीएल की वजह से। चलो ये छोटा सा डीएल मैं यहां बना देता हूं। बताओ डीएल और उसको लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कितना एंगल है? 90। ये छोटा सा लेंथ सेगमेंट है और ये लाइन ज्वाइनिंग है 90 डिग्री। तो डीबी को मैं लिखने वाला हूं, ओके, डीबी को मैं लिखने वाला हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। किसी को इस बात पे थीटा की जगह कितना 90, क्या किसी को इस बात पे आपत्ति है? दूरी कितना लिखना चाहिए? है ना यार, सर्किल का रेडियस, इस बात पे किसी को आपत्ति नहीं है। क्या बताओ जैसे जैसे मैं इस डीएल की जगह इस डीएल के बारे में सोचूंगा तो डीएल के साथ साथ क्या क्या वेरिएबल होगा? क्या हर डीएल के लिए करंट अलग अलग होगा या एक जैसा होगा? अरे पूरे लूप में एक ही तो करंट फ्लो कर रहा है, क्या हर डीएल के लिए ये दूरी एक जैसी होगी? सब तो एक जैसा है यार। तो फिर तो यार हम बी लाना बड़ा आसानी से ला सकते हैं, सब कुछ इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, सब कुछ इंटीग्रेशन, अंदर केवल क्या बचेगा? इंटीग्रल ऑफ वन डीएल। वन डीएल होता है मतलब सारे डीएल का वन से मल्टीप्लाई करके समेशन, मतलब डीएल का समेशन। क्या बता रही ये पूरे सर्किल की लेंथ आ जाएगी कि नहीं? बताओ सर्किल की लेंथ कितनी होती है? चलो 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो देखो यार इसका आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है जिसको बड़ी जल्दी तुम बायो सेवर्ट से कनेक्ट करके निकाल सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं समझ सकते। बहुत इजी डेरिवेशन इन्वॉल्व है इसलिए मैंने बता दिया है, मुश्किल होता तो मैं ना बताता। मुझे बताओ अगर मैं पूरे सर्किल की बात कर रहा था तो लेंथ 2 पाई आर थी, अगर ये डिस्कशन आधे सर्किल का होता तो क्या फर्क पड़ जाता? डिस्कशन कहां से डिस्कशन बदल जाता? हाँ, क्या ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर तक तो ठीक है? क्या इंटीग्रल ऑफ डीएल को हम क्या लिख देते? पाई आर, है ना, पाई पाई का हिसाब किताब आर स्क्वायर से आर, तो ये कितना आ गया? अरे ये तो बड़ा जस्टिफाइड है यार, पूरा वायर था तो 2r था, आधा वायर है तो आधा कंट्रीब्यूशन। क्या ये जस्टिफाइड आंसर है कि नहीं? चलो यार पूरा वायर निपट गया, आधा वायर निपट गया, थीटा एंगल का वायर है, इसका एंगल कितना है? बताओ अब क्या होगा? मुझे बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी? यार देखो 2 पाई एंगल की लंबाई 2 पाई आर थी, पाई एंगल की पाई आर थी, थीटा एंगल की लंबाई कितनी होगी? थीटा आर। तो बी का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहां तक तो सेम ही है, यहां आएगा थीटा आर। तो जरा इस आंसर को मैं अच्छे लुक में लिख रहा हूं, ये बहुत गंदा लुक है, मैं इस आंसर को लिख रहा हूं थीटा बाई 2 पाई और लिख रहा हूं म्यू नॉट आई बाई 2r। ये बड़ा याद रखने लायक लुक है। क्या याद रखने लायक है? ये फॉर्मूला किसका है? फुल सर्कल का। और ये है फ्रैक्शन ऑफ एंगल। फ्रैक्शन ऑफ एंगल मतलब 2 पाई का थीटा कौन सा हिस्सा है? सोचो कि अगर मैं इस थीटा की जगह पाई रख दूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाफ सर्किल की। तो ये आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू हाफ, वो आंसर आ जाएगा। अगर मैं थीटा 2 पाई रखता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पूरे सर्किल की। तो ये 2 पाई बाई 2 पाई 1 हो जाएगा। क्या भी ये याद रखने लायक है? इसी लुक में आंसर याद रखेंगे, आएगा ये, उसको मैं इस लुक में बदल सकता हूं। ज्यादा सबसे ज्यादा जनरल आंसर पूरे बोर्ड में कौन सा लिखा है ना? सबसे जनरल ये है। ओके, उसके बाद
अरे सबसे जनरल तो बायो सेवर्ट है भाई, उसके बाद कौन सा जनरल है? ये वाला, मैं यही पूछना चाह रहा था, वो तो मुझे दिख गया। सबसे ज्यादा जनरल ये है क्योंकि ये किसको, आधे को भी इसको भी एक्सप्लेन, पूरे सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा है। और ये तो सर्कुलर को भी अभी कवर करेगा, आगे जितने डेरिवेशन है सबको कवर करेगा। हाँ भाई आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हल्का फुल्का बुखार आए तो तुम लोग क्लास पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाया है हल्के फुल्के बुखार में। जब मेरे को हल्का फुल्का बुखार आता है मैं क्लास लेता हूँ, बड़ी प्लीजेंट क्लास होती है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाने पढ़ने वाले को कुछ भी लगता हो, है ना, क्योंकि वो दिमाग उस हालात से पूरी तरह से बदल के अलग दिशा में फोकस हो जाता है, टाइम जल्दी कट जाता है, इजी महसूस होता है। ज्यादा बुखार भैया बैठने की स्थिति में तो मत ही आओ, यहाँ कौन संभालेगा। लेकिन अगर बैठने की स्थिति हो तुम आ सकते हो क्लास में, यार कोई फिजिकल मेहनत तो करना नहीं है भाई। बुखार आता है तो हेल्थ, आई मीन फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है या मेंटल को भी? हाँ, बहुत ज्यादा जुकाम उकाम हो जाए तो कई बार मेंटल डिस्टर्ब करता है, बट ज्यादा नहीं यार, कर सकते हो। कभी आके देखना थोड़े बहुत बुखार की हालत में, मतलब बैठने की स्थिति हो तो तुम्हें लगेगा यार कि ये 2 घंटे मेरे अच्छे कटे, ट्राई करना कभी। मैं उन लोगों से स्पेशली बोल रहा हूँ जो लोग आ जाए नहीं है और जिनको मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ठीक, नोट कर लिया भाई लोग? ओके, एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर से डी दूरी, ये डी यार परपेंडिकुलर दूरी है, डी दूरी के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें लाना है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाना है तो यार ये पी पॉइंट ऐसा है कि अगर इस पी पॉइंट से इस किनारे को जोड़ो तो इस लाइन के साथ अल्फा एंगल सबटेंड करता है, इस किनारे को जोड़ो तो बीटा एंगल सबटेंड करता है। इस सिचुएशन में हमें पी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लाना है और फॉर्मूला डिराइव करके आता है, ऑब्वियसली पूरा फॉर्मूला डिराइव करके आता है, पूरा डेरिवेशन स्टेप गायब है। यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ हम यहां पहुंचते हैं और ये फॉर्मूला बड़ा याद रखने लायक है। तुम्हें याद है हम लोगों ने जब फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ, के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस, तो देखो यार के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई है, लेमडा बाई आर की जगह आई बाई डी है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लुक इससे पूरी तरह से मैच करता है, तो हमें कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये किसका है? फाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ऐसा फाइनाइट कि जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उससे एक कोना अल्फा एंगल सबटेंड करता है, दूसरा कोना बीटा एंगल सबटेंड करता है इस लाइन ज्वाइनिंग के साथ। क्या सिचुएशन समझ पा रहे हैं? ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला काम करता है। तो मुझे बताओ अगर इसका फॉर्मूला ये है तो हम पर्टिकुलर फॉर्मूले ला सकते हैं कि नहीं? सेमी इनफाइनाइट या फुल इनफाइनाइट? फुल इनफाइनाइट है, बताओ। अच्छा, फुल इनफाइनाइट तो P से इस पॉइंट को जोड़ोगे तो कितना एंगल बनेगा, उस किनारे को जोड़ोगे तो कितना एंगल बनेगा? 90। तो B का फॉर्मूला हम इसी से ला सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, यानी ये कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये भी बड़ा फेमस है यार, ये बल्कि मैं कहूंगा इससे भी ज्यादा फेमस है। दुनिया में जनरल चीजें कम फेमस होती हैं, पर्टिकुलर चीजें ज्यादा फेमस हो जाती हैं। पास में रह, टीचर कम फेमस होते हैं, टिकटॉक वाले ज्यादा फेमस हो जाते हैं, है ना। टीचर जनरल लोग होते हैं और पर्टिकुलर लोग एक स्टेप दिखा के फेमस हो जाते हैं। ये वही स्टेप है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। नोट कर लिया भाई लोग? तो इनफाइनाइट वाला फेमस है। इसमें क्या स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाए जा सकते कि एक तरफ 45 डिग्री हो दूसरी तरफ 90 डिग्री हो, एक तरफ ऐसे भी हो सकते हैं। तो बस जनरल फॉर्मूला याद रखो तो सारे आंसर निकलते जाएंगे। कोई दिक्कत है भाई लोग? एक करंट कैरिंग रिंग है, ये रेड कलर की रिंग है, ऐसे लपेट दी गई है किसी चीज में ताकि गिरे नहीं, और इसकी एक्सिस पर, एक्सिस मतलब सेंटर से पास करने वाली किसी लाइन के पॉइंट पर
इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? हाँ, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वो फॉर्मूला K2x वैसे थोड़ा अलग है। नीचे 2 आ जाएगा। बी का फॉर्मूला सीधे मैं लिख रहा हूं यार, बी का फॉर्मूला कितना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये उससे रिजेंबल नहीं होता यार, मतलब रिंग के एक्सिस वाले से मैच नहीं करता है। एक्स भी कहाँ है यार? ऊपर, बिल्कुल नहीं। ये किससे मैच करता है अभी मैं बताऊंगा। देखो जरा, अगर यहां पर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r है तो b का आंसर पता है क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब, है ना। अच्छा, मैं यहां पर पाई से नीचे और पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं विदाउट बिना किसी कारण के, अभी कारण पता चलेगा। देखो जरा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को हम, चलो एक 2 से ऊपर और 2 से नीचे और मल्टीप्लाई करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी के एनालॉगस मैंने एक आध बार बताया है। किसके? के। इसके अलावा नीचे क्या है? एक्स क्यूब, और ऊपर लिखा है NIA, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एन नहीं है ना, अरे एक टन है तो आई आर स्क्वायर। क्या ये पाई आर स्क्वायर IA लिखा है कि नहीं? इसको हम म्यू लिख सकते हैं। इसको देख के क्या याद आ रहा है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन क्या होता था? 2p अपॉन आर क्यूब। अभी उस समय किसी के दिमाग में शायद ये आया होगा कि यार इसको एक्सियल क्यों बोलते हैं, यहां कौन सी एक्सिस है? एक्सियल यहां से उठाया गया है। देखो यार, ये क्या इस रिंग की एक्सिस है कि नहीं है? नहीं, तो इसका एक्सिस इसका भी एक्सियल कहलाने लगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले मैच करते हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही? इससे मैच करता है। अब ये डाइपोल और कॉइल की सिमिलरिटी अब कई जगह मैच कर गई, आगे जाके हम लोग बहुत सारी सिमिलरिटी इसमें देखने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला इससे मैच करता है, वो भी अप्रोक्सीमेशन के साथ। वैसे भी क्या बताओ, जो हमने फॉर्मूला K इंटू 2p/r³ पढ़ा था, ई एक्सियल, वो अप्रोक्सीमेशन था या परफेक्ट फॉर्मूला था? आई मीन ये अप्रोक्सीमेशन था, तो इसका भी अप्रोक्सीमेशन इसके अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से मैच करता है, अगर कोई मैच कराना चाहे। अच्छा, ये 1 टन का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला है या n टन का? 1 का, तो अगर n टन होता तो यहां क्या आ जाता? n। तुम समझ पा रहे हो? इससे मैच करता है ये। हाँ, अब किसी को अगर ये याद आ जाएगा ना तो एक आध स्टेप पीछे पहुंच सकता है। इतना तो याद रहेगा, यहाँ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होता था। तो अगर किसी को टिकाना है तो यहां से टिकाए इसको। नोट कर लिया भाई लोग? तो यार एक्सियल पोजीशन नाम जो है ना, वो रिंग के एक्सियल वाले से मैच कराया गया है, बस इस वजह से एक्सियल पोजीशन बोलते थे। अच्छा, एक चीज और यहां पर बात करने की है कि यार मैग्नेटिक फील्ड आई तो है, डायरेक्शन क्या होगी? अब तक यार हम लोग ना स्ट्रेट वायर पढ़ रहे थे, रिंग पढ़ रहे थे, उसकी डायरेक्शन जस्टिफाई करना बड़ा आसान था। जैसे कोई ऐसी रिंग है, पूछे बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, तो तुम छोटे से सेक्शन को अंगूठा ऐसे रखो और सेंटर पे जाके डसो, बल्कि पूरे सर्किल का कोई भी पोर्शन तुम ले लो, उधर अंगूठा रखो और सेंटर पे डसो, तो सबका कंट्रीब्यूशन कहाँ आ रहा है? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर।
ये स्ट्रेट वायर है, कोई पूछे बताओ इधर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे और इधर ऊपर एम पॉइंट पे, कहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी? एम पे बाहर होगी और पी पे अंदर होगी। तो वो जो डसने वाला रूल है वो ओपन वायर के लिए ज्यादा अच्छे से काम करता है, लूप के लिए समझना पड़ता है। जैसे यहाँ लूप के लिए भी कन्विंसिंग तौर से समझ में आ रहा है, स्ट्रेट के लिए तो बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। तो लूप के लिए एक और मेथड बनाया गया है डायरेक्शन तय करने का। क्या तुम्हें याद है मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन कैसे निकालते थे? अरे अभी पिछले टॉपिक में तो बात कर, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कहां याद आएगा। अपने हाथ को कर्ल करो करंट के हिसाब से, बीच में कॉइल में रख के, है ना, तो अंगूठा कहां से इशारा कर रहा है? अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर। ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाने का तरीका है। ये किसके लिए काम करेगा? लूप्स के लिए। ठीक है, तो अभी कोई पूछा यार पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है तो है कहां? अंदर है। अगर यहां कोई एम पॉइंट होता तो कहां होता? अंदर की तरफ ही होता। देखो यार, इधर हाथ रख के कर्ल करो, अंदर आ रहा है। इस तरफ हाथ रख के कर्ल करो, इधर आएगा। लूप के हिसाब से कर्ल करो ना। इधर रखे हो तो ऐसे कर्ल करोगे, उधर रखोगे तब भी तो ऐसे ही कर्ल करोगे। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? तो लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये तरीका, हालांकि इसको समझने के, एक्सप्लेन करने के अपने तरीके हैं, उनसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यानी यार मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और सेंटर पे भी। सेंटर पे भी एक्सिस के अलोंग है, हर जगह एक्सिस के अलोंग है। सेंटर ऑफ द सर्किल से पास करने वाली लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। कोई दिक्कत है भाई लोग? ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस। और कर्ल रूल से हम लोग डायरेक्शन तय कर सकते हैं। जैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आती थी, म्यू की डायरेक्शन आती थी, वैसे ही बी की डायरेक्शन आती है। तो अब यार हमारे पास ज्यादा रूल है ही नहीं। क्या एरिया वेक्टर के लिए कर्ल करते थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर्ल कर रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए कर्ल करते थे, तो सबके लिए एक ही रूल है, कर्ल वाला, है ना। सोलेनाइड एक लूप नहीं कई लूप की कहानी है। मुझे बताओ, यहां अगर कोई लूप है और पूछा जाए बताओ इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? एक्सिस के लॉन्ग, ऐसा करंट मान लेते हैं। ये वाली रिंग कहां देगी? एक्सिस के लॉन्ग, तो सबका तो अलाइनमेंट जो हो जाएगा। तो पूरे सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? एक्सिस के लॉन्ग होगी। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, हल्की फुल्की, एक लूप में हल्की फुल्की होगी, लेकिन अगर सारे लूप अलाइन हो गए तो क्या सबके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी अलाइन हो जाएगी? कहां होगी? अलोंग द एक्सिस। कितनी होगी उसका फॉर्मूला? अगेन ये फॉर्मूला याद रखने लायक है कि नहीं है? देखो जरा क्या है, क्या लिखा है यार, ये गलत लिखा है, इसको सही करें जरा। इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है? अगर मैं किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ला रहा हूं एक्सिस के, सच दैट कि इस तरफ का एंगल अल्फा और इस तरफ का एंगल बीटा है, तो पी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सही कर ले, उसमें सही नहीं है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 है। तो ये फाइनाइट सोलेनाइड है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। क्यों? ये एंगल अल्फा बीटा है तो फाइनाइट है। अच्छा बताओ, इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे अल्फा कितना हो गया, बीटा कितना हो गया, तो बी का आंसर कितना आएगा? बाई 2 साइन 90 प्लस साइन 90। तो इसका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। ये काफी फेमस है। तुम कहोगे एन क्या है? यहाँ पे एन तो बताया नहीं मैंने। एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इट्स नॉट टर्न, ये है टर्न पर यूनिट। यानी जैसे ये एल लेंथ है और इसमें टोटल टर्न कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन टोटल टर्न है, स्मॉल एन कैपिटल एन बाई एल होगा। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न, वो अलग चीज है। तो स्मॉल एन विल बी कैपिटल एन बाई एल। अगर कभी कोई टोटल नंबर दे दे, टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो स्मॉल एन इसकी मदद से लाया जा सकता है एन बाई एल करके। आई क्या है?
अरे भाई बताना पड़ेगा क्या है, अरे भाई तो पता ही है ना भाई। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4/2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बताई है, तो म्यू नॉट की वैल्यू निकल आएगी। चलो यार, इस लॉन्ग सोलेनाइड के बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए, म्यू नॉट आई हो एन आई होगा। कभी कभी इस लॉन्ग सोलेनाइड के किनारे पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है, और जब किनारे पे पूछी जाए तो बताओ अल्फा कितना और बीटा कितना, एक एंगल 0 हो जाएगा। भाई ये किनारा 0 डिग्री पे है और वो किनारा 90 डिग्री पे है, तो बताओ यार एंड ऑफ द सेमी इनफाइनाइट सोलेनाइड का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 0 प्लस साइन 90, तो ये आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो इस पूरे बोर्ड में सबसे जनरल फॉर्मूला कौन सा है, ये उसी से ये आया है, उसी से ये आया है, बट ज्यादा फेमस कौन है, ये वाला। कई बार बीच के पॉइंट और किनारे के पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा जाता है, तो वो क्या आ रहा है 2:1। तो हम लोगों ने यार जितने भी स्टैंडर्ड शेप थे उनके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले देख लिए, और उनमें से भी ज्यादा जनरल चीजों को दिमाग में हमें बिठा लेना है, ठीक है, और ज्यादा फेमस चीजें, ये सारे फॉर्मूले मैंने कवर किए हैं जो फेमस भी हैं और जनरल भी हैं। सर्किल के सेंटर पे ये पार्ट ऑफ द सर्किल का जनरल फॉर्मूला, ऐसा मैंने बताया था थीटा एंगल के लिए, थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। ये ज्यादा जनरल है, ये कम जनरल है, फेमस है। एक रिंग की एक्सिस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये बताया गया है। किसी स्ट्रेट वायर, फाइनाइट स्ट्रेट वायर का ये बताया गया है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का ये बताया गया है। सोलेनाइड के जनरल फॉर्मूला, सोलेनाइड का पर्टिकुलर फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। ये सब समराइज किया, इतने फॉर्मूले, ये प्राइमरी फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट लॉ से आए हैं। ये वो प्राइमरी फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट लॉ से आए हैं, और अब फॉर्मूले निकलेंगे जो इनकी मदद से आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉर्मूले। पूरा फिजिक्स ऐसे ही आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो चीजें हम डिस्कस करते हैं जो लॉ से डायरेक्ट जुड़ी हैं, और फिर सब बातें उससे भी डिराइव्ड बातें। तो अब जो आगे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तुम देखो यार, वो स्ट्रक्चर या तो वो सर्किल का कॉम्बिनेशन है, या तो वो इनफाइनाइट लाइन का कॉम्बिनेशन है, इस तरह के कॉम्बिनेशन है। उनकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की बातें करना है, तो करो भाई। दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा जहां जहां दो स्ट्रक्चर है। तो पहले यार करो, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। ओके, बताओ यार, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और यहां क्या होगी। चलो ये भी दूर आर कह देता हूं। यहां क्या होगी, यहां क्या होगी, और फिर पूछा यहां क्या होगी। ये तीसरा क्वेश्चन मेन है, क्योंकि उसी के लिए सारी चीजें पूछी गई हैं। दिमाग लगाएं, दौड़ाएं और फिर बताएं। अच्छा, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना भाई, साथ में डायरेक्शन भी लिख देना। इन द पेज, आउट द पेज, ऐसे लिख देना है साथ में। चल रही है। ठीक है, जरा चेक करो कि ये वाला वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कहाँ दे रहा है। सर ये क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। नहीं, हम लोग चेक करते हैं डायरेक्शन से क्या मतलब, बताओ। ये वाले के वजह से ओ पे डसो,
अंदर आ रहा है, इसकी वजह से ओ पे डस हो, सब भी अंदर। ओके। फिर पहला वाला कितने लोगों ने कर लिया है भाई, कितना आया, ये तो पता ही है आधे सर्किल का। दूसरा वाला बता यार, ये एंगल कितना, दूसरा एंगल कितना, एक जीरो। जनरल फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 90। अच्छा डी की जगह आर लिखा है तो ऐसे कर देंगे। कितने लोगों ने कर लिया यार, सान्या नहीं किया तो हाथ उठाना है। हाँ भाई कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। चलो अब ये बताना है यार, तो 3 वायर है यार, देखो एक ये, क्या ये उससे मैच कर रहा है, एक मिनट, ये वाला उससे मैच कर रहा है, नहीं, नीचे वाला भी तो उसी के जैसा है, एक तरफ 0 एक तरफ 90 और एक इससे मैच कर रहा है। अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन ओ पर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। एक मिनट कंट्रीब्यूशन के डायरेक्शन चेक कर लो यार, इसका कंट्रीब्यूशन ओ पे कहां आ रहा है, सर्किल का कहां आ रहा है, डसना कब सीखोगे यार तुम लोग, इसका कहां आ रहा है, सर्किल का कहां आ रहा है, अरे तुम ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, और इस वाले का कहां आ रहा है, अच्छा सर इसका अंदर है तो उसका बाहर होगा, उल्टा ऐसे थोड़ी होता है यार, जब डसना सिखाया है तो डसो यार। ऊपर वाले का कहां आ रहा है, अंदर, सबका अंदर है यार, एक सेंस का एक जैसा आता है, ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो सबका अंदर आएगा। बात समझ रहा है, ये भी एक तरीका है चेक करने का, एक सेंस का एक ही जैसा आता है। जब सबका अंदर है तो सबका कंट्रीब्यूशन जोड़ दो, खत्म बात। नहीं जोड़ पाओगे यार, यहां पर जो बी होगा उसमें सर्किल इन्वॉल्व होगा, स्ट्रेट वायर के डबल कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। सर्किल का तुमने ऊपर लिखा है ना, स्ट्रेट का तुमने यहां लिखा है का डबल, कितने लोगों ने कर लिया है, कोई दिक्कत है, डन। यस सर। स्क्वायर वाला क्वेश्चन ट्राई करें ये नोट करने के बाद। सर हो गया। कितनी भी कोशिश घर में कर लो, एक क्लास में जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतना तुम घर पे नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ोगे तो उसके एवज में 2 घंटे सोओगे। तो ले दे के फायदा क्लास में आने से, इतना तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। और घर पे तुम प्रायोरिटीज नहीं जानते कि कब तुम्हें खुद दिमाग लगाना होता है, कब जो है टीचर को बताना होता है, तो इस वजह से घर पे वैसी पढ़ाई हो भी नहीं पाती। हाँ भाई स्क्वायर वाला कौन दिखाना चाहता है, ये 2 a/2 की वजह से आया है, ये 2 ऊपर, हाँ, और ये क्या है, 1/√2 + 1/√2 हो जाएगा। हाँ 1/√2 2/√2 हो जाएगा। हाँ, फिर उसी में मतलब रेडियस वगैरह कर दिया पूरा। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 2/2 आएगा ना, तो कट कैसे हो गया, ये नीचे वाला कटेगा, ऊपर √2 आ जाएगा फिर। 2/2, अच्छा अच्छा, ये काट के ऊपर √2 लिख दिया है, ठीक है ठीक है, ये भी हो गया क्या, हाँ से ये वाला भी कर दिया, इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये इसका और इसका, हाँ इसका और इसका ऐड हो जाएगा। और 2 का इस 0 वाले होगा, इस वाले का तो 0 होगा, इफेक्ट ही इसमें नहीं करंट कितना आएगा। जा रहा है दिख ही नहीं रहा। और सर्किल का, इसकी वजह से, सर्कल की वजह से ही और इन दोनों की वजह से ये आया है। सर्किल वाला कहाँ लिखा है, ये है, ये लिखा हुआ है। ठीक ठीक, हाँ भाई स्क्वायर वाला कम से कम दिखाएं, ये 2/√2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी होता था ना,
अच्छा 4 चारों का असर, ठीक है, सही है। फिर सब सेम है तो वही इनटू आउटवर्ड। जैसे एक वायर होता अकेले तो एंगल क्या होता? क्या ये इनफाइनाइट वायर है? सभी नहीं ये फाइनाइट है ना, तो अल्फा बीटा तय करो। 90 नहीं है यहाँ पे, कहाँ है? 90 नहीं। इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया क्या भाई? स्क्वायर बनाने के लिए इनफाइनाइट वायर लगेंगे या फाइनाइट? स्क्वायर वाला अल्फा बीटा, ठीक है। और आखिरी में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक, सही है। अगर ज़्यादा देर लग जाएंगे आगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का ठीक है। आर की जगह a/2 लिखो, हर दिया थोड़ी है। और ये वाला देखिए, इन दोनों की लाइन है ना, इसकी तो लाइन ही होगी। और सर्किल का 3π/2 थीटा वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 3π/4। ठीक। म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नहीं, ये इनफाइनाइट थोड़ी है। यहां से लाइन खींचो और बीच में लाइन खींचो, अल्फा बीटा तय करो। इन अल्फा बीटा क्या है स्क्वायर में? ये नॉट आई अपॉन 4π होगा ना, इस सेमेस्टर का आपने 2 लिखा था उस पे। 2 लिखा था। हाँ पीछे सॉरी, ये 4r था ना सर्किल का, ये 4 कर दे, किसी ने 2 तो नहीं लिख लिया है। आधा सर्किल है तो म्यू नॉट आई बाई 4r होगा, यहां से कॉपी करना था। चलो इधर आ जाए वापस। बताओ यार, एक स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से ओ पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए हमें एंगल तय करना पड़ेंगे किनारों के। बीच वाली लाइन से एंगल तय किया जाता है। बताओ ये एंगल कितना है, और ये वाला, तो इस वायर का कंट्रीब्यूशन आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन 45 प्लस साइन 45, आएगा कि नहीं? और d की जगह कितना, ये आधा है तो ये आएगा a/2। यार ये एक का कंट्रीब्यूशन है क्या? यही बिल्कुल हालात इसके भी हैं, यही इसके भी हैं, यही सबके एक जैसे हालात हैं, और सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। देखो यार, सबका असर कहां आएगा? बाहर की तरफ, आउटसाइड सबका असर आ रहा है। तो ये एक का है, इंटू 4 कर दो, यही आंसर होगा। कितनों ने ऐसा करा है? बात समझ में आई? इसका 4 गुना करना है। ये कितना आ रहा है यार? 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2πa, या √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2√2 ऊपर आ जाएगा। कितनों का ये आ गया यार? ठीक है, अगला करें। ये वाला करना मतलब पिछले वाले सारे क्वेश्चंस पक्के हो जाना।
हाँ भाई देखो यार, यहाँ एक तो सर्किल है और वो भी कितने एंगल का सर्किल है, ये एंगल 3π/2 का है। 3π/4 क्या क्यों होगा, π/2 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 के 3 सेक्शन है कि नहीं, तो कितना हो गया 3π/2, क्योंकि 4π/2 होता तो पूरा हो जाता। पहले तो एंगल क्लियर कर लें, 3π/2 का है, तो सर्किल का पोर्शन में अलग से लिख देता हूं। सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड आएगा θ/2π μ0I/2r, r की जगह ये है। ये किसका आ गया, सर्किल का। कितने लोगों ने सर्किल का लिख दिया है, कम से कम। फॉर्मूला था θ/2π μ0I/2r, तो थीटा की जगह बस 3π/2 रखना था। अब क्या रह गया, क्या बता रहे, एक ये वायर है, ये वायर है, और फिर दो ये वायर है। क्या इस वायर और इस वायर का ओ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ओ पॉइंट उन्हीं की लाइन में है, तो दो का तो काम खत्म हो गया। अब एक ए बी बचा और एक बी सी बचा, बस इन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और बचेगा। तो चलो मैं ए बी की वजह से लिख देता हूं, ए बी की वजह से। क्या जो ए बी का डिस्कशन होगा वही बी सी का होगा। ए बी की वजह से जरा सोचो यार, ये ए बी वायर है, ये वायर है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाना है। तो पहले तो बताओ ये पॉइंट है कितनी दूरी पे, 2a दूरी पे, और उसका इस किनारे पे और इस किनारे पे एंगल कितना है, एक किनारे पे 0 है और दूसरे किनारे पे, यही तो सोचना था भाई। फॉर्मूला फाइनाइट वाला लगेगा, क्या होता था, μ0I/4πd, डी के बारे में सोचो, अल्फा के बारे में सोचो और बीटा के बारे में सोचो। कंफर्म करें यार, कितने लोगों ने ऐसा लिखा है, नहीं लिखा क्या, ऐसे ही कुछ तो लिखा था शान। डी की जगह कितना, 2a, अल्फा 0 बीटा पैदा। क्या ऐसे ऐसे दो वायर हैं कि नहीं है, तो इसका इंटू 2 करके सब जोड़ दो, बस इतना काम करना था। बात क्लियर है, ये एकदम एक्सट्रीम मामला है, अगर ये कर पा रहे तो पिछला सब कुछ क्लियर है। किसी बात पे कोई दिक्कत हो तो बताएं। नोट कर लिया भाई लोग, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बी एट ओ हमें क्या लिखना है, बी सर्किल लिखना है प्लस बी ए बी लिखना है और उसका डबल कर देना है। इतना काम करना है, ये उठा के रखना है, इसका डबल उठा के रखना है। क्लियर है, कोई डाउट मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, कुछ पूछना है। किसी वायर की लाइन में कोई पॉइंट होता है तो इस वायर के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। बायो सावर्ट का पहला ऑब्जर्वेशन, लाइन के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती इस रूल के हिसाब से। ठीक है, लाइन से हट के होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्या बताओ ये पूरा ही वायर ओ की लाइन में है कि नहीं है, ये वाला पूरा लाइन ओ की लाइन में है कि नहीं है। ठीक, ये वाला कितने लोगों ने कर लिया है, ठीक ठीक। इन दोनों का खत्म, लेकिन सर्किल में एक बार बताओ, अगर यहां से करंट आता दिखा है तो ये दोनों में स्प्लिट होगा, तो एक में ऐसे जाएगा एक में ऐसे जाएगा, वो मिल के यहां आई बनाएगा। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले हर लूप में एक ही डायरेक्शन का करंट होता था, लेकिन इसमें आधे में अलग जाएगा और आधे में। इस बात को समझे जरा, क्वेश्चन में ये दिखाया गया है कि कहीं से करंट आ रहा है और फिर कहीं जा रहा है। यहां करंट नहीं दिखाया, तो तुम्हें समझना है कि यहां करंट कैसे स्प्लिट होगा।
बताओ कैसे स्प्लिट होगा? इस आधे से I/2 जाएगा और इस आधे से, ये पहली बार हुआ है, एक वायर का आधा हिस्सा अलग डायरेक्शन में करंट दे रहा है क्लॉकवाइज सेंस में और आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज में। अब क्या? ऊपर वाले से इन और नीचे वाले से आउट नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। ये वाला अंदर देगा, ये वाला, और दोनों बराबर देंगे तो B इक्वल टू क्या आएगा? दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ये आधा सर्किल जहां देगा, नीचे वाला आधा उसका उल्टा देगा। चाहे ये हम कर्ल वाला सोचे, चाहे वो डसने वाला सोचे, दोनों से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो मैं थोड़ा सा इसमें मदद करने वाला हूं। मुझे बताओ, यहां से I आ रहा है, यहां I जा रहा है, तो क्या इन दोनों में I/2 चला जाएगा? यही सबसे बड़ी गलती है यार। एक बड़ा रास्ता है, एक छोटा रास्ता, बड़े रास्ते में बड़ा लेंथ तो बड़ा रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो यहाँ का I1 अलग होगा और यहाँ का I2 अलग होगा, नहीं? अच्छा एक बार बताओ, O पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले की वजह से ज्यादा होगी या नीचे वाले की वजह से? ऊपर वाले की वजह से। यानी तुम कहना चाह रही हो कि इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। एक मिनट देखो, ऊपर वाली की वजह से क्यों ज्यादा होगी? करंट कम है तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्क बड़ा है, आर्क बड़ा है इसलिए ना भाई, बड़े का बड़ा कंट्रीब्यूशन, लेकिन करंट दोनों में सेम है क्या? तो इसका मतलब दो चीजें सोचने की हैं। एक तो इसका एंगल पता है कितना है? 360 माइनस फाई या 2 माइनस फाई लिख देते हैं। ये एंगल डायग्राम में जैसा नजर आ रहा है, ये एंगल 2 माइनस फाई है अगर ये फाई है, और ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। तो यार ऊपर वाला आर्क बड़ा है मगर उसका करंट, तो मेरा पता है करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर P और Q के बीच में कुछ वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो ऊपर वाले हिस्से का भी वही होगा और नीचे वाले का भी। और रेजिस्टेंस क्या लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है? क्या लेंथ एंगल के प्रोपोर्शनल होता है? नहीं पता। इसका लंबाई इसके एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। कुल मिला के करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया? एंगल के। तो जिसका एंगल बड़ा उसका करंट, जिसका एंगल छोटा उसका करंट। अच्छा ये करंट लाया जा सकता है बड़ी इजीली, बट मैं तुम्हें आंसर बताना चाहता हूं फालतू चक्कर में पढ़ने के बजाय। अच्छा बता, बी का फॉर्मूला ये होता है थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट I बाई 2R। तो इसमें थीटा भी एक चीज है और I भी एक चीज है। और मैंने अभी अभी क्या समझाने की कोशिश की कि जिसका I ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट उसी वैल्यू को पहुंच जाता है। और अगर ऐसा होता है तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। इसका आंसर हम 0 मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि अगर एक करंट को दो हिस्सों में स्प्लिट किया जाए, अपने मन से करंट डिस्ट्रीब्यूट होने दें, तो बड़े हिस्से को कम करंट जाएगा, छोटे हिस्से को ज्यादा। तो हिस्सा छोटा है करंट ज्यादा है, हिस्सा बड़ा है करंट कम है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ये बात मैथमेटिकली शो करी जा सकती है, बट ज्यादा डिटेल में जाने से फायदा नहीं। ये एक ऑब्जर्वेशन तुम सीधे अपने आप को समझा सकते हो। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसका आंसर आया था सेम इसका आंसर आ गया है। फिजिक्स में यार कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो तुरंत में तो हजम नहीं होती हैं कि सर इसमें तो समझ आ रहा है बराबर बराबर तो 0, इसमें कैसे 0? लेकिन यही है, ये मैथ से एक्सप्लेन किया जा सकता है, प्रॉपर इसका 0 ला के दिखाया जा सकता है। बट ठीक है यार, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे चलेगा या दिखाना है? किसी का मन कर रहा हो तो मैं दिखा दूंगा, ना चला लो यार, भरोसा रखो, ये सब है। हटा दे भाई। तो हम लोगों ने यार सबसे पहले प्राइमरी फॉर्मूले देखे। सबसे पहले हम लोगों ने यार प्राइमरी फॉर्मूले डिराइव करके, सबसे पहला ये था, हाँ भाई मेन डाल ये है, सबसे पूरे बोर्ड में अगर सबसे जहरीला कोई ब्लॉक है तो वो कौन सा है? ये।
उसको हमने थोड़ा डाइल्यूट किया, इतने सारे फॉर्मूले आए ना। और क्या इतने सारे फॉर्मूलों की मदद से हम नए नए स्ट्रक्चर हैंडल कर पा रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं कोई नहीं जानता। अभी पता है इसमें कितने कॉम्बिनेशन, सर्किल और स्ट्रेट के कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, बाकी किसी स्ट्रक्चर को लेके कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो देखो यार, कुछ कॉम्बिनेशन से मैंने शुरुआत कर दी है, क्या नए कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? तो सबसे ज्यादा, थोड़ा कम, और जो अभी कर रहे थे वो और नीचे की चीज है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले हमें रटना ही है, और जो आगे है वो स्किल का पार्ट होगा, वो हम रट पाएंगे क्या? क्या जो अभी अभी क्वेश्चन किए वो रट पाएंगे क्या? तो ज्यादा हम यहां तक रट सकते हैं, इसके बाद कम से कम 50 क्वेश्चन इनके कॉम्बिनेशन पे बनेंगे, वो हम रट नहीं सकते। कोई रटना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, रट सकते। मैंने ये तो रटने को कहा ही है, B=0। ठीक है, इसके बाद कुछ नए डेरिवेशन आएंगे, किसकी मदद से? एम्पियर्स लॉ की मदद से। बट एम्पियर्स लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग फील्ड की फीलिंग और स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो डसने वाला रूल है वो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स की बताता है, बट मैं सारे पॉइंट की कलेक्टिवली दिखाना चाहता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड सराउंड करती हुई है, देखो जरा। अगर मैं इधर बोलूं तो कहां आ रही है? अंदर। इधर बोलूं तो कहां आ रही है? बाहर। बाहर बोलूं तो कहां आ रही है? इधर के पॉइंट पे कहां आएगी? राइट। कब डसना आएगा? इधर से इधर डसो आके। ये डसना नहीं, ये कर्ल बता रहा है, ये कुछ अलग ही बता रहा है। राइट आएगा। इस बार के अंदर कोई पॉइंट होता तो कहां आता? लेफ्ट आता। तो सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी को मैं डसने वाले रूल से समझा रहा हूं। कैसी फील्ड होती है? एक स्ट्रेट वायर को सराउंड करती हुई फील्ड होती है, ऐसी चारों तरफ। ठीक है, ये स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको सराउंड करती हुई होती है, चारों तरफ होती है ऐसे। अब तुम यहां की बात करोगे तो अंदर नजर आएगा, यहां की बात करोगे तो बाहर नजर आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कलेक्टिवली हम ऐसे सोच सकते हैं। जब हमने यार लूप बनाया, एक लूप बनाया, तो क्या एक सीधे वायर को पहले ऐसे किया, फिर हमने उसका बंडल बना दिया, ऐसे सर्किल कर दिया, तो क्या उसकी सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड जो थी अभी भी उसके साथ है और बीच में अलाइन हो गई। भाई सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, क्या बीच वाला डायरेक्शन अलाइन हो गया तो क्या बीच का मैग्नेट्यूड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो अलाइन नहीं हो रही मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो पिछले वाले से इस बात को महसूस किया जा सकता है कि इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक्सिस पे अगर बात करें तो इस रूल को क्यों फॉलो करती है। नहीं, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये रिंग बनी तो रिंग अपने साथ वो सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड भी लाई, बीच में अलाइन हो गई, किनारे किनारे अलाइन नहीं हो पाई तो किनारे वीक हो गई और बीच में बहुत स्ट्रांग हो गई। तो ये क्या हो गया? एक्सिस वाला वो कल वाला रूल फॉलो होने लगा, नया रूल बन गया, लूप बनने की शुरुआत हुई। फिर बता रहे लूप की मदद से क्या बनता है? लूप की मदद से बनता है सोलेनाइड। देखो यार ये कितने अच्छे समझाया गया है। ये एक रिंग है, उसको रहने दो, ये एक रिंग है, इसके बगल में, ये मुझे इंटरनेट से कहीं मिला था, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इस रिंग के बगल में एक रिंग और रख दी गई। अभी एक रिंग का समझाया था ना मैंने, रखो यार, पनवेल निकलना है मुझे। हाँ, अब इसका भी कंट्रीब्यूशन इसी के साथ शामिल कर दो। ठीक, चलो 2 हो गए। ये दोनों का मिला जुला ये दिखा दिया है, नेट असर। एक और बढ़ गई तो और स्ट्रांग हो गया मामला। नहीं, अब जैसे जैसे रखते जाएंगे तो बीच का मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होती चली जाएगी और उसका नेट एक्सिस के लॉन्ग आएगा और बहुत स्ट्रांग आएगा, और वो शेप नया जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? अरे ऐसे रिंग मिलाते चले जाओगे तो जो नया शेप बनेगा वो क्या बन गया? सोलेनाइड। सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? एक्सिस के लॉन्ग। यानी सबकी शुरुआत कहाँ से? स्ट्रेट से, और स्ट्रेट से पहले बायो सेवर्ट।
तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसलिए मैंने दिखा दिया है, तुम्हारे दिमाग में पूरी क्लैरिटी होना चाहिए। ये एक की, ये सर्किल की, और ये सोलेनाइड की, ये यू मैग्नेट की है, यू मैग्नेट के बीच में नहीं, यू मैग्नेट की। और एक सीधा वायर है तो इधर अंदर का होगा, ऊपर बाहर होगा। ये बार मैग्नेट की है, इसका डिस्कशन आगे चल के हम फिर से करेंगे, ठीक। अगला टॉपिक है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। हाँ भाई, तो हम लोगों ने यार सबसे पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कूलॉम्स लॉ की मदद से एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला समझा था, Q/R², और उस पॉइंट की मदद से डेराइव करके बहुत सारे फॉर्मूले निकाले। नहीं, चलो इस टॉपिक में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बायो सेवर्ट पढ़ा, बायो सेवर्ट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला, और बायो सेवर्ट की मदद से बहुत सारे शेप की मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ठीक है। उसके बाद वहां क्या हुआ था, हमने गॉस लॉ पढ़ा था, जिसे एक टेक्निक मिली थी कि नए नए परफेक्ट स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की फील्ड हम ला सकते हैं लॉ को यूज करके, गॉस लॉ को। उसी की तरह ये भी एक लॉ है जिसका मेन पर्पस है मैग्नेटिक फील्ड लाना। जैसे उसका मेन पर्पस क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाना, इसका मेन पर्पस है मैग्नेटिक फील्ड लाना। तो काफी कुछ एनालॉगी है टॉपिक के पढ़ने में। एम्पियर्स लॉ समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक नाम इन्वॉल्व कराना है, और वो है लाइन इंटीग्रल। तो यार ये करंट कैरिंग वायर है, अंदर करंट ले जा रहा है, अंदर ले जा रहा है, और ये बाहर ले जा रहा है। मैं अगर इस P पॉइंट पे बात करूं, अच्छा एक और करंट I4 मान लेते हैं, चलो I4। पता है P पॉइंट पे किसकी किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, I1, I2, I3 या I4 की वजह से भी होगी। P पॉइंट पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड देगा ऐसे, ये वाला देगा ऐसे, ये वाला देगा ऐसे, ये वाला देगा ऐसे। ये क्यों नहीं देगा भाई, क्यों मना करेगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन नहीं देगा? करंट है तो अगर इसमें I4 का करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा। तो कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर कोई पूछे अगल बगल ये सब वायर है, बताओ सबका मैग्नेटिक फील्ड होगा या केवल अंदर वालों का? तुम पूछो अंदर वाले हैं कौन? अरे अंदर वाले कोई स्पेशल है क्या यार? ये वीआईपी थोड़ी यार कि ये देंगे वो नहीं देंगे। बताओ क्यों नहीं देंगे, कोई वजह है क्या? सर आपने घेरे में बंद किया तो शायद वीआईपी होंगे वही देंगे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। रूल लगाने से मना थोड़ी कर देंगे यार। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, है ना? मैग्नेटिक फील्ड एट P will be due to all I1, I2, I3, I4। अच्छा ये बताओ, एक चार्ज होता था, जैसे एक चार्ज ये है, एक बॉक्स होता था गॉस में, मैं कहता था यार ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 ऐसे। बताओ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? सबकी वजह से होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सबकी वजह से होगी, है ना? पहले तो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में इसलिए बैठा है क्योंकि ये जो सर्क्यूटल बनाया है उस सर्क्यूटल के लिए रूल कुछ अलग है कि जो इसके लिए लाइन इंटीग्रल का समेशन है वो बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करता। जैसे गॉस लॉ जो था वो क्या कहता था कि जो फ्लक्स का समेशन है वो बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी उसने बोला था, किसके बारे में बोला था? फ्लक्स के बारे में। इस टॉपिक में इसी तरह की बात हम बताने वाले हैं लाइन इंटीग्रल के लिए। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई फील्ड की बात करे तो सबकी वजह से होगा, लेकिन लाइन इंटीग्रल की बात करें तो वो किन की वजह से होगा? अंदर वालों की वजह से। तो बात आती लाइन इंटीग्रल क्या चीज है। अगर मैं कहता हूं P पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से इन सब का नेट यहां आ गया, इन सब का नेट यहां आ गया, तो इस पॉइंट पे सबका नेट कहीं और होगा। हमें नहीं पता है कि सबका नेट कहां है, मैंने सब जगह नेट कुछ ऐसे ऐसे दिखा दिया है। क्या हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैं कोई भी जनरल पॉइंट ले लेता हूं, मान लिया ये ले लेता हूं, इस B के दो कंपोनेंट है, B पैरेलल और B परपेंडिकुलर।
तुम कहोगे ये पैरेलल किसके, तो एक मैंने इमेजिनरी सर्क्यूटल बनाया, घेरा बनाया है। देखो यार, गॉस लॉ के समय हम बॉक्स बनाते थे जो पूरी तरफ से 3D बंद होता था। यहां हम बॉक्स नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, घेरा बना रहे हैं। घेरा मतलब बाउंड्री बना रहे हैं, ऐसे धागा रख के बाउंड्री बनाई है। तो बाउंड्री के अलॉन्ग एक बी पैरेलल है और एक क्या है, बी परपेंडिकुलर है। तो इस बी परपेंडिकुलर, इस बी पैरेलल के अलॉन्ग छोटी सी लेंथ ले लो डीएल, डीएल। तो बी पैरेलल इंटू डीएल, इसको बोलते हैं क्या, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल यानी यार ये बी और एल का प्रोडक्ट है, इसका कोई और मतलब नहीं है, बस बी और एल का प्रोडक्ट है। और बी का भी कौन सा कंपोनेंट, जो लेंथ के अलोंग है। ये इस जगह पे बी और एल का प्रोडक्ट है, सिंपल, और कुछ नहीं। अगर ये समेशन हम पूरे लूप के लिए कर दें, है ना, ये स्मॉल कंट्रीब्यूशन था, तो ये समेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल हो गया, है ना, लाइन इंटीग्रल का समेशन हो गया। यार इंटीग्रल का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट का सम चारों पूरे घेरे के लिए, और ये गोला मारने का मतलब होता है पूरा घेरा। इतनी बात समझ में आ रही, ये कैलकुलेशन पूरे घेरे के लिए। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा दिया होता तो बी पैरेलल की जगह तुम क्या लिखते, बी कॉस थीटा डीएल। नहीं, एक ही बात है। क्या बता, बी कॉस थीटा डीएल में ए बी कॉस थीटा वाली महक आ रही है, इसको और क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल। ये छोटे से पोर्शन के लिए था, ये पूरे के लिए है, और अब ये सब उसके नए नए लुक हैं और कुछ नहीं। तो समेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल समझ में आ गया है। ये एक क्वांटिटी है जो किसका प्रोडक्ट है, बी और एल का। बी कौन वाला, पैरेलल वाला। इसका लेना देना किससे है, तो लाइन इंटीग्रल का लेना देना, यानी इंटीग्रल ऑफ बी डीएल का कैलकुलेशन, बी डीएल, बी डॉट डीएल का कैलकुलेशन आई इन के प्रोपोर्शनल होता है। जब मैं कहता हूं आई इन, मतलब बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करता है। इसका आंसर क्या आने वाला है, म्यू नॉट इंटू आई इन। और आई इन का मतलब क्या है, जो अंदर जा रहे हैं उनको एक साइन दे दो, जो बाहर जा रहे हैं उसको एक साइन दे दो, और बाहर वाला यहां आएगा ही नहीं। ये ध्यान दे जरा, जो करंट पेज के अंदर जा रहे हैं उनको मैंने प्लस दिया है, जो बाहर जा रहे हैं उनको हमने माइनस दिया है, और जो घेरे के बाहर हैं उनको हमने शामिल नहीं किया। यही एम्पियर्स लॉ है। थोड़ा गंदा है, पर धंधा है तो बताना पड़ेगा। ये है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल का समेशन इसके बराबर होता है, यही एम्पियर्स लॉ है। इस घेरे को सर्क्यूटल बोलते हैं, घेरे का नाम है सर्क्यूटल। तो सर्क्यूटल के लिए सम ऑफ लाइन इंटीग्रल करेंगे, उसका लेना देना अंदर के करंट से होता है। ये गॉस लॉ से मिलता जुलता है, लेकिन गॉस लॉ में बहुत कुछ अलग है। वो बॉक्स की बात करता है, ये घेरे की बात कर रहा है ना। वहां हम एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करते थे, यहां लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई करते हैं, तो चीजें काफी अलग हैं वहां से। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? तो यार लॉ को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए कोई एग्जाम्पल कभी मिलता नहीं है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है ताकि तुम्हें लॉ थोड़ा सा और डाइजेस्ट हो जाए। मैंने यहाँ एक घेरा बनाया है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। इस घेरे के लिए तुम्हें लाइन इंटीग्रल का कैलकुलेशन करना है। इस घेरे के लिए लाइन इंटीग्रल का सम करना है ना। कर पाएंगे, डेफिनेशन सबके पास है ही है। अच्छा, एक चीज मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, क्या लाइन इंटीग्रल का ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है बी डॉट डीएल। तुम्हें ऐसा कोई फॉर्मूला पहले याद आ रहा है? अरे एफ डॉट डीएस याद आ रहा है? तो क्या जब कोई एफ डॉट डीएस एग्जिस्ट करता है तो उसके कितने लुक होते हैं? चार। इसका अगर बी वेरिएबल ना हो तो इसका फॉर्मूला होगा बी एल कॉस थीटा। वेरिएबल ना हो और वेक्टर लुक में हो तो क्या हो जाएगा? बी डॉट एल, है ना। अगर 2D ना हो और वेरिएबल हो तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। और मोस्ट जनरल फॉर्म ये है, लॉ हमेशा मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखे जाते हैं,
इसलिए ये सब लुक नहीं लिखे गए, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इजी लुक ज्यादा लगाने पड़ते हैं, मुश्किल लुक कम लगाना पड़ते हैं। तो इसके 4, 1 2 3 4, ये 4 लुक हैं लाइन इंटीग्रल के। चारों लुक मैंने वहां लिख रखे हैं कहीं ना कहीं। तुम्हें समझना है कि कब कहां कौन सा लुक यूज करना है इस कैलकुलेशन के लिए। लिखे हैं कहीं पे चारों लुक? हाँ ठीक है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी। एक चीज मुझे और बताना, जरा ध्यान दें। लाइन इंटीग्रल का लूप इस घेरे के लिए ले कैलकुलेशन या इस घेरे के लिए, इसके भी नियम है कि अगर नेट में करंट अंदर जा रहा है तो घेरा क्लॉकवाइज होगा, और नेट में करंट बाहर आ रहा है तो घेरा एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा। तो अगर पता ही नहीं है तो तुम किसी एजम्पशन के साथ आगे बढ़ो। मान लिया तुम घेरा ABCD के लॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम क्या मान के चल रहे हो कि करंट अंदर है, करंट इस पेज को चीरते हुए अंदर गया है, तो तुम्हें घेरा क्लॉकवाइज लेना है। अब आई का कैलकुलेशन जब आखिरी में आएगा और पॉजिटिव आ गया तुम्हारा एजम्पशन सही है, नेगेटिव आ गया तो गलत है। हम इस एजम्पशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि करंट इज इनसाइड। तो घेरा तुम्हें कैसा लेना है? इस क्रम में A से B, B से C, C से D, D से A। यानी इसको लेके कंफ्यूजन ना हो कहां से कहां लेंथ लेना है। लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहां से कहां लेना है इसको क्लैरिटी होना जरूरी है। A से B के लिए हम लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं। यार एक साथ चारों पूरे के लिए तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। फॉर्मूला कौन सा लगाएं बताओ जरा? BL cos थीटा। थीटा की जगह क्या है यार? A से B ये वेक्टर है, एंगल कितना है 60 डिग्री। B की जगह कितना दिया है 2B0। लेंथ की जगह क्या दे रखा है? चलो L मान लेते हैं, सारे घेरा LL लेंथ का है, सारा घेरा LL लेंथ का है। तो BL cos 60 कितना हाफ, तो इसका आंसर आ गया B0L। A से B हो गया यार, समझ गए? कीप ऑन डूइंग। ठीक। A से B, B से C ये आ गया, C से D ये आ गया, ठीक है, D से A, ठीक है, ठीक है। अब सबका सम किसके बराबर होता है? आई के। तो अगला क्वेश्चन पूछा आई बताओ, ये सबका सम आ गया। पहले मैं अलग अलग पूछ रहा था, फिर सम करके आई निकाल सकते हैं। तो बताओ बी से सी के लिए जरा बताओ क्या करोगे? बी एल कॉस थीटा, थीटा कितना है बताओ यार? लेंथ ऐसी है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, और कुछ सोचना ही नहीं है। कितने लोग निकल लिया यार? बी से सी। सी से डी बताओ, लेंथ ऐसी है, घेरे में ऐसे चल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड आगे है, तो कितना आएगा बी एल कॉस 180। डी की जगह क्या दिया है 2B0, लेंथ की जगह एल है तो ये आएगा माइनस में। सी से डी हो गया। डी से ए क्या आएगा? डी से ए अगेन यार बी एल कॉस 90 आएगा, 0 आ गया। कितनों ने लिख लिया है सब? अगला क्वेश्चन पूछा है यार कि अच्छा इनका सम करना था, क्या पता यार? इसका मतलब होता है घेरे के लिए समेशन। ये दिखाने के दांत है, करना की जरूरत नहीं है। ये समेशन हमने कर लिया है, क्या आया है B0L 0 माइनस 2B0L प्लस 0, ये समेशन कर लिया है। अच्छा ये समेशन किसके बराबर होता है? आई इन। जरा आई इन का आंसर निकाल के बताएं कितना आ रहा है? माइनस B0 म्यू नॉट। देख लें भैया को क्या गलती हुई है।
माइनस क्या बता रहा है कि हमारा जंक्शन गलत है, करंट अंदर नहीं बाहर है। बात समझ में आ गई? यानी करंट का आंसर तुम क्या लिखोगे, बी नॉट आल बाई म्यू नॉट, साइन हटा दो और क्या लिख दोगे, आउट ऑफ पेज, इस पेज के बाहर। क्या पूरी बात समझ में आई? लॉ का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आ रही होगी कि लॉ क्या है एक्चुअली। तुम्हें याद है ऐसे क्वेश्चन वहां चार्ज लाने के लिए करते थे कि गॉस का फ्लक्स कैलकुलेशन कर लो तो चार्ज इनसाइड बताया जा सकता है, बिल्कुल सेम फैशन में बातें हैं। बात क्लियर है? तो इसके आगे की कहानी अगली क्लास में होगी और अगली क्लास में परमानेंट मैग्नेटिज्म से पहले हम पहुंच जाएंगे, मतलब हाँ मैग्नेटिज्म एंड मैटर चालू हो जाएगा। ये कुछ जल्दी हो गया यार इस बार सही जा रहा है। मुझे लगता है 12 क्लास नहीं लगेगी, कमी में होगा पूरा। EMI AC है अभी, हालांकि कल कौन सा दिन है? हाँ 2 बजे होगी।